अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जहांगीर। आज हम जिस बंदे के बारे में बात करने लगे हैं वो गुजरांवाला का रईसी था। और गुजरांवाला आपको पता है कि खाने पीने में बहुत मशहूर है। और दूसरी बात वहाँ के पहलवान पहलवान अखाड़े वाली कुश्ती वगैरह ये उसकी वजह से भी काफी फेमस है। दुश्मनियां भी वहाँ पे आपको पता है उसकी काफी फेमस है। आज इसकी बात करने लगा, उसका नाम फैज रसूल उर्फ नन्नू गुराया। नन्नू गुराया पाकिस्तान का एक ऐसा किरदार हुआ है नाजरीन। गांव में ना अक्सर वो को कहा जाता है, पंजाबी च कहते हैं शरीका बरादरी। पिंडा च काफी है ना चलता है, शहरों के विच भी सूरत हाल है लेकिन इन्नी नहीं है जिस तरह पिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। दूसरी तरफ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ मुखालिफ पार्टी सी ਉਹਦਾ नाम ਹੈਗਾ ਸੀ गुलबाज उर्फ बिल्लू गुराया। मतलब कि दोनों पार्टियां रिश्तेदार ही हैं। जमीन को लेके ना इनके ऐसे छोटी मोटी ना लड़ाई झगड़े ना आपस में होते रहते थे। बिल्लू गुराया ये 4 भाई थे। इनका अपने गांव में भी इनके गांव का नाम अपड़ा कला, इनके गांव का नाम है गुजरांवाला का एक छोटा गांव, वहां के ये रहसी थे। और दूसरी तरफ जो नन्नू गुराया था उसका वो 2 भाई थे और नन्नू गुराया के वालिद का नाम मोहम्मद शरीफ था। जो बिल्लू गुराया ना इनकी काफी चलती थी गांव में भी और गांव से बाहर भी, क्योंकि वहाँ पे इनका जमीन के अलावा ट्रांसपोर्ट का काम था। और 90s में पर्ची वगैरह सिस्टम चलता था कि वो पैसे दिया करते थे जितने भी ट्रांसपोर्टर होते थे ना, वहाँ पे जितना भी कोई सरो सूख वाला बंदा होता था ना पहलवान, उसको वो टैक्स दिया करते थे, भत्ता दिया करते थे। कोई भी ट्रांसपोर्ट वाले जो थे वो सब इनकी पर्ची वहाँ पे चलती थी। गांव में और थाने वगैरह में भी इनका असर सूख था। नन्नू गुराया ने क्या करना था, नन्नू गुराया की उम्र इस वक्त 20-22 साल थी और नन्नू गुराया भी जाता अपने वालिद के साथ थाने के, अगर कोई काम वगैरह होते तो वो वहाँ पे जाके देखता तो उसकी तो नहीं चलती थी। वो आस्ता आस्ता जो गुबार है ना अंदर, जो गुस्सा था वो बढ़ता जा रहा था उसके अंदर। अब वो गुस्सा कैसे निकलना था, बिल्लू गुराया जो था उसकी दुश्मनी एक दूसरे ग्रुप के साथ चल रही थी। वो भी पर्ची को लेके, जो ट्रांसपोर्ट का वगैरह वो बता लेते थे ना, उसको लेके उनके साथ भी दुश्मनी चल रही थी। और दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। नन्नू गुराया को कहते हैं कि तू अगर हमारे साथ मिल जाए तेरा काम आसान हो सकता है। फिर वो जिसके साथ मिलता है मनाने समझाने पे, मैं कुछ इस तरह का काम करूं कि दुश्मनी जो बड़े कुछ और कोई कत्लो गारत हो तो फिर ही काम आगे चले। तो उसको लेके नन्नू को तैयार करती हैं ये, और नन्नू को कहते हैं कि जी अगर तू इनसे ये अड्डा छीन ले ट्रांसपोर्ट वाला तो तेरा नाम भी हर तरफ गूंजने लगेगा और सारे तुझे मानने लगेंगे और तेरी जो पहलवानी है ना रासरो सूख भी हो जाएगा, क्योंकि अड्डा तूने ले लिया तो समझ तेरे नाम के डंके जो है ना वो बजने लग जाएंगे। तो नन्नू इसके भाई को कत्ल करता है और अपना गुस्सा वो पहली बार जैसे निकालता ना तो वो उसको जब कत्ल करता है इतनी दहशत फैलाता है कि कत्ल करने के बाद उसको ट्राली में फेंक देता और ट्राली में उसको सारे गांव में तो लेके फिरता और दिखाता है लोगों को कि मैंने अपने मुखालिफ को ना कत्ल कर दिया। दहशत फैला रहा होता है और ये उसका गुबार होता है कि जो पहला मर्डर करता है ना तो वो निकाल रहा होता है, तो वो दहशत ऐसे फैलाता अपनी, तो उस बंदे को कत्ल करने के बाद जला देता है ट्राली में वहीं पे। और फिर इसके बाद मफरूर हो जाता है, मफरूरी काटने के लिए इधर उधर फिर रहा होता है। और आपको पता है इन्फॉर्मर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुखालिफिन को भी मिलती है और पुलिस भी इसके पीछे हो जाती है क्योंकि इसने पहला वो मर्डर किया होता है। तो इसमें कीड़ा था शुरू से ही ना, इसकी कोई बात नहीं मान रहा था के सामने जो अपोजिट पार्टी थी बिल्लू गुराया, उनका असर सूख था, उनके नाम का सिक्का चल रहा था, तो इसकी बात तो नहीं चलनी थी। इस बात को लेके भी बड़ी रंजिश थी उसके दिल में कि ये मैं अब कैसे निकालूं, और मौका उसे मिल गया, वो जो अपोजिट पार्टी थी उसने दे दिया। और जैसे उसने दिया फिर इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाफिजाबाद के इलाके से ये गिरफ्तार हो जाता है इन्फॉर्मेशन पे। वहाँ पे ये किसी के डेरे से गिरफ्तार होता है, इन्फॉर्मर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये गिरफ्तार हो जाता है। ये 1993 की बात है। जेल उस वक्त ये अलार्म करवाता है वहाँ पे, और वहाँ पे उस वक्त नाम चल रहे होते हैं जो उसमें गुजरांवाला का शहबाज पिपली था वो भी वहाँ पे जेल में मौजूद होता है। उसके साथ भी इसकी हेलो हाय हो जाती है और बड़े प्रोफेसर इसको मिल जाते हैं जिन्होंने बदमाशी की डिग्री देनी होती है इनको, वो अंदर सारे इसको सबक देना शुरू कर देते हैं। और ये अलार्म करवाता है और वहाँ पे भगदड़ मच जाती है जेल में। और ना जो जेल का अमला था, इंतजामिया थी, उनके और कैदियों के दरमियान वहाँ पे झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा काफी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इसको बैंथे भी पड़ते हैं, जिन्हों कहते ना पंजाबी फिल्मों में कहते ना टिक टिकीते चढ़ाया सी, टिक टिकीते भी चढ़ाते ने ते अनु कोड़े ही बजते ने, अपने उत्थे बैठ ही खांदा है वे। तो इस वजह से भी इसका नाम ना वहाँ पे निकल आता है। और
दूसरे भी बंदे उसको वहां पे मिल जाते हैं, इसकी दोस्तियां भी होनी शुरू हो जाती हैं। और ये इसका ना फिर वो ट्रायल चल पड़ता है। अब ट्रायल चल रहा होता है तो इसी दौरान जो बिल्लू गिराया ना, इसके भाई मिट्ठू गिराया का ना कत्ल कर देता है। और मिट्ठू गिराए को जब ये कत्ल करता है तो उसके बाद ये जेल में ही होता है उस वक्त ना। जो बिल्लू गिराया ये नन्नू गिराए की फुफो का बेटा और वो उसके मामू का बेटा, ये इनका आपस में रिश्ता ये होता है। ये फिर मिट्ठू के कत्ल हो जाने के बाद ये जेल में होता है। इसको रंजिश तो बहुत होती है, इसको गुस्सा भी बहुत होता है। तो मैं इनका इलाज करूंगा। तो ट्रायल चल रहा होता है और इसको ना सजाए मौत होती है। तो इसके बाद फिर जो बिल्लू गिराया ना, वो इसके भाई को बाहरी कत्ल वो कर देता है। तो ये फिर दुश्मनी जो लेवल समझ लेंगे वो वाली बात होती है। वो पंचायतें बैठती हैं और पार्टियां आपस में बैठती हैं और इनका जो है ना वो सुलह सफाई हो जाती है पार्टी के साथ। तो ये जेल से बाहर आ जाता है। और जब जेल से बाहर आता है ना, तो ये कहता है कि बाहर से इसको पता चलता है कि सब लोग कहते हैं कि इसको ना पुलिस मुकाबले में इसके भाई को ना मारा गया था। इसको खबर भी यही मिलती है, लेकिन ये इस बात को मानता नहीं कि मेरा भाई जो है पुलिस से मुकाबले में मारा गया था। तो ये कहता है कि ये मिलजुल के ये सारा काम हुआ है और बिल्लू गिराए ने करवाया। ये बाहर आता है और आने के बाद गांव में आराम से फिर रहा होता है, देखता है इधर उधर का माहौल अपने गांव का देखता है। और मर्डर करके अंदर गया होता है जेल में, और वहां पे भी अलार्म वगैरह इसने बजाए होते हैं जेल के, और डिग्री लेके बाहर निकला होता है। तो अब उसको सारे मामलात की ना समझ आ जाती है कि ये मैंने कैसे टैकल करना है। सबसे पहले ना वो जो शूटर जो था ना, जिसपे इसको था कि मेरे भाई के कत्ल में ये बंदा था, वो शूटर जेल में होता है। तो ये जेल में उसकी जमानत भी खुद करवाता है और सुलह सफाई के बाद ना उसको बाहर निकलवा लेता है। और बाहर जब वो आ जाता है ना, तो उसके बाद फिर ना प्लान बनाता है इसको कत्ल करने का। इन्फॉर्मर इसके पीछे लगा देता है कि मुखबरी मैनू पक्की देनी है, तो ਇਹਦਾ थड़ा मैं नपांगा तो फिर हिसाब लावांगा। तो फिर उसको पता चलता है ये किसी प्रॉपर्टी के दफ्तर में गांव के बाहर वहां पे बैठा हुआ है। तो ये वहां पे जाता है। ऐसे शुरू में इसने वो दहशत फैलाई थी जलाने वाली और घुमाने वाली। बिल्लू गिराए के भाई को जब इसने मर्डर किया था, तो वो ये फिर से दोहराता है। तो फिर ये उस बंदे को, शूटर को ना ये भगा के मारता है और इलाके में फिर ना दहशत जो है वो फैल जाती है। तो खौफे रास आ जाते हैं। फिर ये फरार हो जाता है। उतनी देर में जब ये टाइम, ये 2006 की बात होती है, तो फिर जो इसके साथी वहां पे दोस्ती हुई थी ना जेल में इसकी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर आ जाती है ना, तो ये जो जेल में रह के अपनी गैंग बनाई थी ना, गैंग अब बाहर आ जाती है। और ये जब ये गैंग कोई 7-8 लोगों पर मुश्तमिल इसका गैंग बन जाता है ना, उसके बाद वो शूटर को कत्ल करता है। और उसके बाद फिर ये हाजी अख्तर है, इसका बिल्लू गिराए का भाई अख्तर गिराए, ये उसको भी मर्डर करता है। ये मफरूर हो जाता है। अब मफरूरी जब इसे काट रहा होता है ना, तो उसका गैंग भी बाहर आ जाता है। और फिर ये भत्ता वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, अड्डा वगैरह ले लेते हैं। और फिर फोन जाने शुरू हो जाते हैं लोगों को, मिल ओनर को, सोसाइटीज को, कि अगर जिंदगी चाहिए तो पैसे दो वरना मौत। तो दहशत इसकी इतनी फैल जाती है कि अगर कोई कोशिश नहीं करता कोई थाने में जाने की, अगर कोई थाने में चला जाता है कंप्लेंट करता है, तो ये उसको भी कत्ल कर देते हैं। ये नहीं कि उसने वो थाने में एप्लीकेशन दी है, नन्नू गिराए ने हमसे भत्ता मांगा और उसने भत्ता मांगा और हम कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होता। वो उसको भी कत्ल कर देता है जो इसके खिलाफ थाने में जाता है। ये बड़ा गैंगस्टर, बड़ा डॉन गुजरांवाला का बन जाता है ना, तो उसके बाद जो उसकी गैंग होती है ना, ये खुद जाना वहां पे कम कर देता। जो बात इसकी नहीं मानता, उसको दूसरी कोई राय नहीं होती, उसको सीधे ही फायर होती है, मतलब वो अपनी जान से गया। फिर दहशत इतनी फैली होती है कि जो बड़े लोग हैं उस वक्त, सियासी लोग, वो भी इनके साथ इसके ताल्लुक अच्छे हो जाते हैं और वो भी राब्ते में आ जाते हैं। और उन्होंने भी अपने जायज़ नाजायज़ अपने काम करवाने होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे बदमाश होते हैं ना, उनको पालना होता है, क्योंकि उनकी अपनी भी दुश्मनियाँ चल रही होती हैं। तो वो फिर ऐसे लोग ना वो निभाते उनकी दुश्मनियाँ, क्योंकि वो उनको कहते हैं नन्नू गिराए जैसे बंदे को कि यार वो साड़ी और नाल हीगे तो तू उन्होंने रस्ते जो साइड पे कर दे। तो फिर ये दूसरी बात ही नहीं होती। ये इसको जाके अब आगे उसके पास शूटर काफ़ी हो गए हैं, तो वो उसको भी कत्ल करवा देता है। तो दहशत हर तरफ फैली होती है इसकी।
कई कुछ लोग तो वो गुजरांवाला का इलाका इसकी दहशत और खौफ की वजह से ना छोड़ के तो दूसरे शहरों का रुख कर लेते हैं कि हमने रहने नहीं, क्योंकि वो उसकी बदमाशी अगर बात मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो वो बंदा कत्ल कर देता है। ये इतनी उसकी दहशत फैली हुई होती है कि जितने भी वहाँ पे रिच मैन थे ना, जो मिल ओनर और सोसाइटीज के मालिक और खानदानी लोग, जागीरदार जिनके पास पैसा था, वो भी इनसे घबराए होते हैं। और वो भी इसको जो भी रह रहा होता है ना, तो वो बता दे के रह रहा होता है, गुजरांवाले से गुजरात, शेखपुरा, ये उधर तक ही मैं दूर रहता हूँ। और अगर उसने पूरे पंजाब में भी अगर लोगों से लेता होगा तो वो पुलिस को तो बताने को लोग वो पहले ही नहीं तैयार थे। जो पुलिस के पास जाता था ना तो वो कत्ल हो जाता था। इस पे एक और बात आती है, वो ये बात है कि ना उस 90s के दौर में ना अगर किसी की मुखबरी होती थी ना तो वो उसको ना बड़ा बंदा, बड़ा गैंगस्टर समझा जाता था, बड़ा बदमाश समझा जाता था। उसकी वजह ये थी, मुखबरी उसकी होती थी जो असरो सूख उसका इलाके में दहशत होती थी। और नन्नू गुराई जैसे बंदे वो ऊपर से ये काम कर दें कि जिसने पुलिस को मुखबरी दी है इनकी, उनको कत्ल कर दें, उनको भगा भगा के मारे या इबरत का निशान बनाए, तो वो फिर पुलिस वाले भी पीछे हट जाते हैं। ये बात पक्की पत्थर पे लकीर है ये पुलिस वाले वो भी इंसान है, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, वो भी इनके कामों में आगे पीछे नहीं होते, क्योंकि उनको पता है या ये इनकी कॉल चलनी है, फोन आना है, तो इधर से छट्टा होना और काम पूरा हो जाना है। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, अगले आपे ही आके फिर अदा काम जड़ा तमाम कर देंगे। कि दहशत जब फैल जाती ना हर तरफ, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा के इलाके से, और जुए वगैरह, भत्ता वगैरह, जो बुक मेकर थे उनके पास से भी पैसे, मतलब कि जो भी कोई काम कर रहा है ना, वो जब तक इसको पैसे नहीं देगा ना तो वो जिंदा नहीं रह सकता गुजरांवाले में, या वो इलाका छोड़ दे। और ये इतना खतरनाक हुआ है बंदा कि ये अगर कोई इलाका छोड़ भी गया ना तो इसने उसको कहा हुआ है कि मुझे इतने पैसे पहुंचा दे, इसने नहीं पहुंचाए ना तो समझो इसने उसका पीछा किया तो उसको वहाँ पे ही मर्डर करवा दिया। चाहे वो फैसलाबाद चला गया या चाहे वो पिंडी चला गया, इसने वहाँ पे भी उसका मर्डर करवा दिया, क्योंकि मैंने तुझे कहा था पैसे नहीं आए। अगर पता चल गया दूसरों को कि फलां ऐसे करके निकल गया, उसने पैसे नहीं दिए, तो इन लोगों ने भी उठ खड़े होना है कि हमने भी पैसे नहीं देने। तो इसी दौरान फिर ये जब गुजरात में एक बड़ा वकूआ करता है, उसको मैं वकूआ ही कहूँगा, कि वहाँ पे काफ़ी कत्लो गारत होती है। वहाँ पे FIR जो होती है ना वो इसके नाम पे दर्ज नहीं होती, वो दूसरी जो पार्टी जिनके लोग मर्डर होते हैं ना वो और लोगों का नाम ले लेते हैं, इसका नाम नहीं लेते कि वो नन्नू गुराई ने कत्ल किए हैं या करवाए अपने शूटर भेज के। तो फिर पुलिस इसके पीछे जब हो जाती है ना तो फिर ये, और पुलिस का मैं आपको बात आ गई है, तो पुलिस ये बात ना गुजरात वाले के बाद उस वक़्त CM पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, उनको पता चलता है, उनके नोटिस में आती है बात। वहाँ पे पोस्टर DIG करते हैं गुजरांवाला जुल्फकार चीमा साहब। अब चीमा साहब उस वक्त काफी फेमस होते हैं, तो वो जब आके चार्ज संभालते हैं तो इसको पता चलता है कि जुल्फकार चीमा DIG गुजरांवाला आ गया, तो ये फरार हो जाता है, ये दुबई चला जाता है। और दुबई बैठ के ये अपने पूरी गैंग को हैंडल कर रहा होता है, और भत्ता वगैरह बंद नहीं होता। वो उधर से भी, दुबई से भी फोन कॉलें आ रही हैं और पैसे जो है उनकी इनकमिंग जो है ना वो होती जा रही है। ये नहीं हुआ कि ये गया बाहर और उसके बाद पैसा बंद हो गया, पैसा बंद नहीं होता, पैसा वैसे ही आता जा रहा है, बल्कि उससे ज्यादा आता है। तो इसके जो वालिद थे, के भाई का मर्डर होता है ना, तो वो भी दिल बर्दाश्त होकर बीमार हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है, और उसकी वालदा की भी, और जमीन भी इसकी वैसी पड़ी रह जाती है। अल्लाह के चाहता तो उस वक्त जिंदगी ये थी इनके पास 15-16 एकड़ जमीन के, जिसको वो इस्तेमाल कर सकते थे और अपनी जिंदगी की जो गुजर बसर है वो कर सकता था। लेकिन उसके खून में नहीं था, कि वो चाह नहीं रहा था कि मैं अपनी खेती बाड़ी करूं और अपना काम ऐसे ही चला के रखूं, वो नहीं चाहता था। वो उसका ज़हन था, क्योंकि उसको कीड़ा था कि मैंने ये काम करना है, तो उसने वो किया। तो फिर वो खत्म हो गई, घर की भी बात सारी खत्म हो गई, तो ये दुबई में वहाँ पे बैठा होता है। फिर इसके रेड वारंट इशू होते हैं, ये उधर से निकलता और भागता और मलेशिया चला जाता है। जब रेड वारंट इसके इंटरपोल के तो शुरू होते हैं ना, तो ताल्लुकात इसके इतने बढ़ चुके होते हैं कि लाजमी पुलिस भी अगर है तो इंफॉर्मेशन देने वाले पुलिस के अंदर ही सारे मौजूद होंगे, उन्होंने बता दिया होगा, तेरी खैर नहीं है। तो फिर ये मलेशिया उधर भाग जाता है, और वो पासपोर्ट वगैरह लेते हैं, वीजा देखते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये बंदा एड्रेस के मलेशिया गया है
और मलेशिया में उसकी कहाँ पे उसने अपनी रेजिडेंस कहाँ पे रखी हुई है, तो वो लिखा तो होता है लेकिन उसका वो एड्रेस भी नहीं लिखा होता। उनको बड़ी परेशानी होती है। उस वक्त SPCI ये हसन अली या सैयद हसन ये नाम था उनका, वो उस वक्त थे। उनकी बड़ी कोशिश है इसको वहां से मलेशिया से लाने में और दुबई से भगाने में और मलेशिया से पाकिस्तान लाने में, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। इसको पकड़ के ना तो वो ले गए थे। अच्छा, ये बड़ी जद्दोजहद के बाद ना ये बड़ा वाकया है कि वो अब ना इनको एड्रेस नहीं मिल रहा, तो ये मलेशिया में भी जाके ना तो काफी ढूंढते हैं, पुलिस को भी वो जाके बताते हैं कि यार ये बंदा इस नाम का है, ये देखो इनकी एंट्री हुई है, तो लेकिन इसका पता नहीं चल रहा। तो ये वहां पे एक जजीरा इसने लिया होता है, जजीरे पे रह रहा होता है। आप अंदाजा लगाएं कि इसको ना इतने इसके पास पैसे जमा हो गए होते हैं, तो वो एक जजीरे पे रह रहा होता है। तो इसकी याशियां चल रही होती हैं पूरे हिसाब से, जैसे डॉन होता है ना इंटरनेशनल किस्म का, और उसने वहां पे अपना जजीरा बनाया, खरीदा हुआ है, और वहां पे वो अपनी मजेदार सी लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो ये इस तरह वहां पे कर रहा था, और वहां से नन्नू ग्राह साहब फोन कर रहे हैं और पैसा जा रहा है हर तरफ से इनको। इसका ये लेवल बन गया होता है। पर फिर ये वो कितनी काविशों के बाद ना वो SPCI ये जो होते हैं उस वक्त हसन साहब, वो इसको ना गिरफ्तार करके वहां से ले आते हैं। 2009 में वो इसको लेके आते हैं और गुजरांवाला सदर थाने की हदूद में, वहां पे नाले के पास ना एक आबादी थी, मेरे ख्याल से उसको फ्रांसिस आबाद उसका नाम है, वहां पे इसको लेके आते हैं और पुलिस मुकाबला वो इसके साथी उसको छुड़वाने के लिए आते हैं, और इसकी ना फिर वो मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद ना जुल्फकार चीमा साहब इसको कहते हैं, पुलिस को ऑर्डर करते हैं SHO वगैरह को, इकबाल ओजला मेरे ख्याल से वो SHO इंस्पेक्टर था जिसने ये काम किया, जिसके साथ पुलिस मुकाबला हुआ और जिसने नन्नू गुराए को मारा। उसके बाद फिर वो पूरे गुजरांवाले में इसको ना अपनी वैन में डाल के ना तो उसको घुमाते हैं, और सारे वहाँ के जितने लोग होते हैं ना रेशी, सब पहलवानों को भी पता चल जाए, अगर कोई अपना सिर ऐसे करके निकालेगा ना तो नन्नू गुराया बनने की कोशिश करेगा, तो उसको ऐसे ही हम जलील करेंगे जैसे ये पूरे हो रहा है। और पूरे गुजरांवाले में इसकी लाश को ना ऐसे लोगों को दिखाया जाता है, और ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। और जुल्फकार चीमा साहब ने सिर्फ गुजरांवाले में रह के हुए ना, वहाँ पे और भी आसपास के जितने इश्तिहारी वगैरह थे ना, तो वो भी इन्होंने सारा इलाका जुल्फकार चीमा ने ही साफ करवाया था। तो एंड फिर उसका ये होता है, अभी जो गुलबाज उर्फ बिल्लू गुराया वो अभी भी हयात है, वो अपनी जिंदगी है वैसे गुजारे हैं। अब दुश्मनी तो उनकी भी है, तो अब वो उनके गनमैन वगैरह सारा कुछ उनके साथ होता है, तो वो अभी भी अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्लू गुराया 3 भाई इनके मर्डर हो चुके हैं, वो अकेले ही हैं, और बाकी उनके वो भतीजे वगैरह वो सारे इनके साथ है, और वो अपनी जिंदगी ऐसे करके गुजार रहे हैं। एंड पे वही मैं आपको कहूंगा कि इतना बड़ा कीड़ा लेके नन्नू गुराया अगर आराम से भी चाहता तो 10-12 एकड़ जमीन कम नहीं होती, उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी आराम से कट सकती थी, गुजर सकती थी अगर वो गुजारना चाहता। लेकिन उसमें कीड़ा था कि वो बातें ना सुने। और भी वो लोग होते हैं ना जो शराफत से अपनी सिर झुका के जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन उसमें कीड़ा था कि मैंने ऐसे जिंदगी नहीं गुजारनी, मैंने लोगों को तंग करना है। फिर उसने तंग किया तो एंड पे हाल उसका वही हुआ कि वो सारे पंजाब ने देखा कि उसकी लाश को ऐसे घुमाया जा रहा है। मकसद हमारा वही होता है लोगों को कि एंड देख लो क्या होता है। इतना कुछ करके भी ना बाप रहा, ना माँ रही, ना भाई रहे, ना कोई भी नहीं रहा, और जमीन भी वैसे, पैसा भी वैसे, खुद मनो मट्टी तले वो दब गया, तो क्या फायदा। तो कोशिश हमारी यही होती है आपको समझाने की, नौजवानों को समझ जाए तो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट स्टोरी तक की इजाजत दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज।